हाँ जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन सभी दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये केवल 30 ही प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न के साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और ये फैक्ट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसे आपको कॉपी पेन के साथ नोट कर लेना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से एग्जाम तक आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आए, आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा। संभवतः आज के इस क्लास में 50 से 70 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। क्लासेस लंबी हो सकती है, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। बात करते हैं, आज ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका एक होगा। एग्जाम जो है, आप एग्जाम तक जो मैं आपको 2 से 3 सेट करा दूंगा, जिससे आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग क्वेश्चन जो है आपको क्लास से देखने को मिल जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के बारे में तो आपको पता है कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। भाई आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां एक क्वेश्चंस होती है, 4 ऑप्शन होता है, इसमें से एक ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, उसे आपको चुनना होता है। बात करते हैं आज के इस क्लास में पहला क्वेश्चन क्या करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। किसकी बात की जा रही है? सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो ध्यान रखिएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इसे हम विकास स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकास स्वतंत्रता के नाम से सकारात्मक स्वतंत्रता को जाना जाता है। यह किस अवधारणा पर कार्य करती है? तो आप कहोगे स्वतंत्रता के सिद्धांत अवधारणा पर। किस पर कार्य करती है? स्वतंत्रता के सिद्धांत अवधारणा पर क्या करती है? तो भाई साहब ये कार्य करती है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वह रूसो है, क्या वह हेयर है, क्या वह मार्क्यूज है, क्या वह कांट है, जो कि सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो रूसो जो कि सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है, हेयर भी माना जाता है और कांट भी माना जाता है। एक है आपका मार्क्यूज। मार्क्यूज जो है भाई साहब सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो यहां पर सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह किस एक्ट के तहत जो है गठित किया जाता है। तो एक्ट आप नोट करोगे, एक्ट था भाई साहब कौन? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन होता है। और गठन होता कब है? तो गठन भी भाई साहब 1993 में ही होता है, लेकिन डेट क्या थी? तो डेट याद रखोगे भाई साहब कब? तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को क्या होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के चिंता का प्रतीक किसके लिए माना जाता है? भारत के चिंता का प्रतीक। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, भारत के चिंता का प्रतीक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, यह किसके लिए जाना जाता है? चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? सर आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? कौन सा सिद्धांत है? राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, इसके पतन में इसमें से कौन है जो विश्वास नहीं करता है? क्या वह डेविड स्टन है, क्या वह यशायाह बर्लिन है, या फिर रॉबर्ट डाहल है, या फिर अल्फ्रेड कोबा है? तो बात कर लिया जाए किसकी, तो यहां पर राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करने वाला कौन है? तो आप याद रखोगे यशायाह बर्लिन, जो कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जिसे आप नोट कीजिएगा। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी लंबी है, इसलिए जो यहां पर स्पेस नहीं है, अट नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। अगर बात कर लिया जाए डेविड स्टन की, तो डेविड स्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था राजनीतिक सिद्धांत के तहत, और उन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है यह अमूर्त अवधारणाओं पर जो है इतना ज्यादा केंद्रित हो गया था, जिसके कारण क्या हो सका? तो इसका जो है राजनीतिक की वास्तविक दुनिया से क्या हो गया? तो संपर्क टूट गया। ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया था? डेविड स्टन के द्वारा कहा गया था। वहीं पर मैं रॉबर्ट डाहल की बात करूं, तो रॉबर्ट डाहल ने एक तर्क दिया था, और इन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है यह विशिष्ट और खंडित हो गया था। क्या हो गया था? विशिष्ट, यानी कि काफी बड़ा हो गया था, और इसका खंडन भी काफी ज्यादा हो चुका था, जिसके कारण जो है क्या हुआ? तो इसका व्यापक समझ विकसित करना काफी मुश्किल हो गया था। यह किसने कहा था? तो सर रॉबर्ट डाहल ने कहा था। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूं किसकी, तो बर्लिन की एक स्टेटमेंट आपको याद रख ली है। बर्लिन ने क्या कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत गिरावट में नहीं, ठीक है, बल्कि यह नई दिशाओं में क्या हो रहा था? तो यह नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। यह किसके द्वारा कहा गया? तो राजनीतिक
सिद्धांत नई दिशाओं में विकसित हो रहा था, यह जो कथन है यह यशायाह बर्लिन के द्वारा कहा गया। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा विचारक का मानना है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। किसकी बात की जा रही है? तो सर न्याय की बात की जा रही है। न्याय जो है वास्तव में यह सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है, सभी को एक समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। ऐसा जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? तो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा कहा गया था। रॉबर्ट नॉजिक की अगर बात करूं तो यह एक अमेरिकी दार्शनिक थे। कहां के दार्शनिक थे भाई साहब? तो आप कहोगे सर रॉबर्ट नॉजिक जो कि अमेरिकी दार्शनिक थे। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसके कारण जो है यूरोप में सभी पासपोर्ट और मुफ्त यात्रा को समाप्त कर दिया गया? सभी पासपोर्ट और मुफ्त यात्रा को समाप्त कर दिया गया कहां पर? तो यूरोप में। वह समझौता था सौगेन समझौता। कौन सा समझौता? सौगेन समझौता के तहत यह कार्य किया गया। सौगेन समझौता होता कब है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर 14 जून 1985 ईस्वी को जो है क्या होता है? तो सौगेन समझौता होता है। यह सौगेन समझौता की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है पहली बार कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो इस समझौते पर पहली बार जो है 5 देशों ने क्या किया? तो हस्ताक्षर किया। देशों का नाम अगर जानना चाहे तो याद रखिएगा भाई साहब, देश कौन कौन से थे? तो आप कहोगे सर पहला तो था फ्रांस, ठीक है। इसके बाद नोट करना जर्मनी। क्या नोट करना? फ्रांस था, जर्मनी था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका बेल्जियम था। कौन था? बेल्जियम था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका कौन था? तो भाई साहब आप कहोगे नीदरलैंड था। कौन था? नीदरलैंड। और एक और देश का नाम याद रखिएगा, वह था लग्जमबर्ग। क्या नाम था भाई साहब? लग्जमबर्ग। जो कि ये 5 देश पहली बार जो है किस समझौते पर हस्ताक्षर करता है? तो सौगेन समझौते पर हस्ताक्षर करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, वह है मस्टिज की संधि। कौन सी संधि? मस्टिज की संधि की अगर मैं बात करूं तो मस्टिज की संधि होती कब है? तो यह जो भाई साहब है 1993 ईस्वी में होता है। कितना ईस्वी में? 1993 ईस्वी में मस्टिज की संधि होती है। डेट थी 1 नवंबर। डेट क्या याद रखोगे? 1 नवंबर 1993 ईस्वी को मस्टिज की संधि होती है। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा मस्टिज की संधि के तहत जो है क्या होता है? तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत होता है तो आप कहोगे मस्टिज की संधि, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? देखो अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके साथ साथ कुछ आपके दार्शनिकों का नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही कहा गया है यहां पर जो दिए गए हैं उसके अनुसार। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कहता है भाई साहब कि राज्य में सीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है। क्या वह जीन बोंदा के द्वारा कहा गया था? तो सर बिल्कुल नहीं, यह स्टेटमेंट जीन बोंदा के द्वारा नहीं कहा गया। वहीं पर हम बात करते हैं, देखिए अगला स्टेटमेंट जो है आपका कि एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होता है। क्या वह रूसों ने कहा था? तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट रूसों की नहीं है। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगला है कि सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का सीमित स्रोत होता है। क्या वह ऑस्टिन ने कहा था? तो बिल्कुल नहीं कहा था। यानी कि आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं रूसों की, किसकी बात करूं? रूसों की अगर मैं बात करूं तो आप नोट कर लेना, ठीक है। रूसों के द्वारा जो है कहा गया था संप्रभु के बारे में। किसके बारे में? संप्रभुता के बारे में। इसके द्वारा कहा गया कि संप्रभुता जो है, संप्रभुता को सामूहिक रूप से कार्य करने वाले नागरिक के रूप में किसने परिभाषित किया था? आप कहोगे रूसों ने परिभाषित किया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं संप्रभुता की, ठीक है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो आप कहोगे सर संप्रभुता को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता, यह जो कहा गया था बोधन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बोधन के द्वारा कहा गया कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे स्टेटमेंट नोट करिएगा भाई साहब। अगला स्टेटमेंट जो कि आपको नोट कर लेना है, अगला स्टेटमेंट जो कि ऑस्टिन की स्टेटमेंट है, और इसके द्वारा कहा गया था कि संप्रभुता को जो है भाई साहब क्या, तो संप्रभुता को एक दृढ़ व्यक्ति या निहित ईश्वर में क्या करना चाहिए? तो विश्वास करना चाहिए। ये सभी स्टेटमेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 7वां क्या कहता है? सर 7वां प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है? ये चीजें आपको याद रखना है, क्या माना गया है? तो भाई साहब राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान जो है या किसके द्वारा माना गया है? तो आप कहोगे सर यह जो माना गया है अरस्तू के द्वारा माना गया है। अब यहां पर बात करते हैं अरस्तू की। तो यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, अरस्तू के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का उत्कृष्ट विज्ञान है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान जो है एक प्रकार का उत्कृष्ट विज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो भाई साहब आप कहोगे अरस्तू के द्वारा कहा गया। देखिए अरस्तू की अगर बात कर लिया जाए तो अरस्तू जो है भाई साहब इसे राजनीतिक विज्ञान का
पितामह माना जाता है। कहने का मतलब राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो आप कहोगे सर अरस्तू को माना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए, कमेंट में छाप दीजिए आप लोग कि अरस्तू जो है भाई साहब यह कहाँ का दार्शनिक था। ठीक है, अरस्तू जो है यह कहाँ का दार्शनिक था, आप फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा आपका 8वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपका अगला कहता है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान जो है यह किस कारण से कहा जाता है, तो आप कहोगे इसके क्रमबद्ध अध्ययन के कारण क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान के तौर पर जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, तो सर अगला प्रश्न आपका है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर समाप्त होता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह राज्य से आरंभ होकर राज्य पर ही समाप्त होता है। यह स्टेटमेंट जो दिया गया था गार्नर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, गार्नर के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर प्रश्न बन सकता है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, क्या प्रश्न बन सकता है, राजनीतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, सॉरी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस से पहले हम लोग जान लेते हैं पॉलिटी के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं, पॉलिटी के बारे में जान लेते हैं, यानी कि राजनीति के बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछा जाए, चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स जो है यह किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था। तो राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है भाई साहब वह कहां पर, तो सरकार के आधार पर। ठीक है, सरकार व राज्य के अध्ययन पर क्या है, तो केंद्रित माना जाता है। आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका 11 नंबर क्या कहता है, तो प्रश्न आपका अगला है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया। तो राजनीतिक विज्ञान जो है यह सरकार से संबंधित विद्या है, यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर यह जो कहा गया लिकोन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, लिकोन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जो कि गिलक्रिस्ट से संबंधित है। देखिए गिलक्रिस्ट ने राजनीतिक विज्ञान के संबंध में बताया था, नोट कीजिएगा आप लोग। यहां पर जो है लिखने में थोड़ी सी समस्याएं भी आ रही है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, तो नोट कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं राजनीतिक विज्ञान की, तो राजनीतिक विज्ञान के संबंध में गिलक्रिस्ट ने बताया कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह राज्य एवं सरकार के संगठन की, किसकी, राज्य एवं सरकार के संगठन की सामान्य समस्याओं से संबंधित है। किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था गिलक्रिस्ट के द्वारा। आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए सीले की स्टेटमेंट नोट कीजिएगा। सीले ने बताया था कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह शासन के तत्वों का क्या है, तो शासन के तत्वों का अनुसंधान करती है। क्या करती है, शासन के तत्वों का अनुसंधान राजनीतिक विज्ञान करती है, यह जो कहा गया था सीले के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो सर आपका अगला जो प्रश्न है कहता है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित क्या नहीं है। क्या वह राज्य का अध्ययन है, क्या वह सरकार का अध्ययन है, क्या वह राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन है, या फिर सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन है। तो आप कहोगे सर देखिए कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जो है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन जो है यह शामिल नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखो अगला प्रश्न अब आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किस भाषा में पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की अगर मैं बात करूं तो जो कि यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक शब्द कौन सा, तो आप कहोगे देखिए पॉलिटिक्स जो है भाई साहब यह पॉलिस शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पॉलिस का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप कहोगे नगर या फिर राज्य। ठीक है, नगर या फिर राज्य, जो कि किसका अर्थ होता है, तो सर पॉलिस का अर्थ होता है, जिससे क्या बना, तो पॉलिटिक्स बना। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिक्स शब्द जो है, राजनीति शब्द जो है, इसका प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे इसका प्रथम बार जो प्रयोग किया जाता है वह अरस्तु के द्वारा कहा जाता है। फिर यहां से प्रश्न बन सकता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है, कौन सा पुस्तक भाई साहब, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है यह किसकी है, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यह पुस्तक किसकी है, तो यह भी पुस्तक जो है अरस्तु की ही पुस्तक है। ठीक है, वहीं पर बात कर लिया जाए, आगे प्रश्न बन जाता है यहां से कि राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है, तो आप कहोगे सर राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है यह किसे माना जाता है, तो यह अरस्तु को माना जाता है। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्टार लगाइए, प्रश्न पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के स्थापना जो है यह कब होती है। बात किसकी की जा रही है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो यह जो एसोसिएशन है भाई साहब यह कब स्थापित की जाती है, तो यह आप कहोगे 1903 ईस्वी में इसकी क्या होती है, तो स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसके संस्थापक जो थे, जिसका नाम था फ्रैंक जॉनसन। क्या नाम था भाई साहब, फ्रैंक जॉनसन, जो कि इनके क्या थे, तो संस्थापक थे। इस चीज को याद रखोगे। अब यहां पर पूछा आ सकता है कि इसकी स्थापना जो होती है यह कहां पर होती है, तो देखिए इसकी स्थापना जो है
तुलाने विश्वविद्यालय में होता है। कहाँ पर होता है? तुलाने यूनिवर्सिटी में होता है, जो कि कहाँ पर है? तो देखिए आपको याद रखना है, तुलाने विश्वविद्यालय जो है भाई साहब यह कहाँ पर है? तो लुइसियान में है। कहाँ पर है? लुइसियान में। लुइसियान में कहाँ पर? तो आप कहोगे न्यू ऑरियंस में। कहाँ पर भाई साहब? न्यू ऑरियंस में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखो 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि हार्वर्ड साइमन राजनीतिक विज्ञान को कौन सा विज्ञान मानते हैं? हार्वर्ड साइमन की अगर बात कर लिया जाए तो हार्वर्ड साइमन ने राजनीतिक विज्ञान को निर्णय का विज्ञान माना है। किसका विज्ञान माना है? निर्णय का विज्ञान। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखिएगा आपका अगला प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कहा गया है वर्क के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आपका 17 नंबर प्रश्न कहता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का उपागम नहीं है। क्या वह क्लासिकी है, या फिर आदर्शी है, या फिर मनकात्मा है, या फिर संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है? तो आप कहोगे सर कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का उपागम इनमें से कौन नहीं है? तो वह है संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की परंपरागत उपागम है? तो अध्ययन की परंपरागत उपागम के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? संगठनात्मक उपागम जो है या राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में क्या माना जाता है? तो परंपरागत उपागम माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 19 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक माना जाता है? तो इसमें से अगर बात कर लिया जाए तो आपका ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत जो है या क्या माना जाता है? तो अधिक बुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? फिर से यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही कथन है। देखिए अगर मैं बात करूं सही कथन की तो यहां पर पहला ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत आलोचना का सिद्धांत है। क्या वह दांते जमीनों के द्वारा कहा गया था? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा करता है, तो राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा किसके द्वारा जो है? क्या वह रॉबर्ट डहल के द्वारा? तो बिल्कुल नहीं। यह जो घोषणा किया गया तो किसके द्वारा? तो डेविड स्टन और अल्फ्रेड कोवान के द्वारा किया गया। वहीं पर बात करें अगला ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का विवेचना है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की विवेचना की जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो भाई साहब यह केवल और केवल किसके द्वारा किया गया था? डेविड स्टन के द्वारा। लेकिन यहां पर अल्फ्रेड कोवान भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला जो है आपका स्टेटमेंट क्या है? तो अगला स्टेटमेंट है राज्य का अधिकार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का आधार जो है यह शक्ति नहीं इच्छा है। क्या हुआ? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया था। तो बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया था। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र को आधुनिक क्यों माना जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र को आधुनिक मानने का कारण क्या है? तो यह कारण है भाई साहब क्या? क्योंकि यह जो है राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि यह औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ये भी सही है। क्योंकि यह राजनीतिक कोई विशेष संदर्भ में मानव व्यवहार के रूप में वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कहा गया था भाई साहब अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य जो है एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। स्टार लगाइएगा, प्रश्न पर पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे। आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह क्या है? तो यहां पर देखिए समर्थक क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का समूह अगर बात कर लिया जाए तो आपका कैटलिन, इसके बाद लॉसबेल और रॉबर्ट डहल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीन चिंतकों ने विधाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? तो प्राचीन चिंतकों की अगर बात कर लिया जाए तो इन्होंने विधाओं को कुल 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? विधाओं को कुल 4 भागों में बांटा है। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिएगा अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा राजनीति का जो है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहोगे मेरान व बेनफील्ड ने जो है यह परिभाषा दिया कि किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने अथवा उसका समाधान खोजने वाली जो है सभी गतिविधियां जो है राजनीति है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
किस विचारक ने किया था? तो यह जो किया गया था भाई साहब किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अब मैकियावेली जो है इसके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई साहब मैकियावेली ने लिखा है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो अगर मैं बात करूं राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान जो है भाई साहब यह कैसा माना जाता है? तो सामाजिक विज्ञान माना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कैटलीन के अनुसार राजनीति विज्ञान है। तो कैटलीन के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान एक कला भी है, दर्शन भी है और विज्ञान भी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो राजनीतिक विज्ञान को राज्य के विज्ञान के रूप में किसने बताया? तो गेटल ने बताया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें, देखिए 30वां नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है या तो देवता है या फिर पशु। ठीक है, यह जो कथन है किसका कथन है? तो यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अरस्तु जो कि क्या माने जाते हैं? राजनीतिक विज्ञान के पितामह माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉलिटिकल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाहर जो है क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसी में से क्वेश्चंस आने वाली है। बाकी आने वाले क्लासेस के लिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।